हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिमांड की थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको कहते हैं व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। भाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होती है लेफ्ट से राइट में? डिमांड कर्व गिरती क्यों है? ठीक है, अलग अलग जगह पे डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हर एक बुक में, मगर बेसिकली बच्चों को समझ नहीं आता। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर टेस्ट में डाल देते हैं टीचर, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको पता होता है कि फाइनल में आएगा, तो 90% फाइनल में नहीं आता, क्योंकि सबको ही पता इंपॉर्टेंट है। टीचर का भी वो सरप्राइज देना एक वो होता है ना, तो 90% ये पेपर में आता है, तो इसकी तैयारी करके जाइए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कि डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक गिवन प्राइस होता है उस पर गिवन क्वांटिटी डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उस पर क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी। सिंपल वर्ड्स में देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। और अगर प्राइस गिर जाता है तो उस पर क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड होती है वो गिरती है, और प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशन। तो इसी वजह से डिमांड कर्व नीचे गिरती है। बट मसला ये है कि भाई नेगेटिव रिलेशन है क्यों? ये किस वजह से नेगेटिव रिलेशन है? तो चलिए, मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखी है, इस पे चलते हैं। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, एक ही बात है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पे जाती है, विच मीन्स दैट डिमांड राइजेज विद द फॉल इन इट्स ऑन प्राइस। मतलब डिमांड राइज हो जाएगी अगर इसका प्राइस गिरता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टी सिचुएशन कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिर जाएगी। देर आर मेनी रीजन, सम ऑफ दीज रीजन आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म डीएमयू भी होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल वर्ड्स में ये कहती है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी खाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पहले से गिर जाएगी एक गिवन टाइम पीरियड में। आपको एग्जांपल देता हूँ। आप स्कूल कॉलेज से घर आए, आपको भूख लगी, आपने एक फुल्का खाया, आपको मज़ा आया। दूसरा खाओगे तो यूटिलिटी पहले से कम हो जाएगी, तीसरा खाओगे और कम हो जाएगी, चौथा खाओगे और कम हो जाएगी, और एक टाइम पे आके आप बस कर दोगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी खाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम 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 होती रहती है अगर आप कंजम्पशन करें एक गिवन टाइम पीरियड में। ये नहीं कि एक फुल्का आज खाया, एक फुल्का 10 दिन बाद खाया तो यूटिलिटी कम थोड़ी ना होगी, वो तो उल्टा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से कैसे रिलेटेड होता है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज मोर एंड मोर यूनिट्स are consumed in a given time period, the utility derived from each successive unit goes on diminishing। मतलब जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी खाओगे एक गिवन टाइम पीरियड में, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी पहले से डिमिनिश करेगी, मतलब पहले से कम होगी। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, ठीक है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है यूटिलिटी थ्योरी में? कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। मगर अगर प्राइस सेम दे रहे हैं और ज़्यादा खाने की वजह से यूटिलिटी आपकी गिर गई, तो अगर आप और पसंद खाना मतलब और खाना पसंद करेंगे तो लो प्राइस पे ही हमेशा उसको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी से अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब गिर गई है तो वो कम होगी, और प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, तो आप उसको कभी नहीं खाएंगे, आपको महंगा लगेगा। अगर वो प्रोड्यूसर प्राइस गिरा देता है तो क्या पता आप खा लें। ठीक है, तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। नाउ अ कंज्यूमर विल बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ओनली इफ ही हैज़ टू पे लेस प्राइस। अगर उसका पहले से लेस प्राइस देना पड़ेगा तभी वो खरीदेगा। ठीक है, वैसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। लगातार उसकी कंजम्पशन कर करके मार्जिनल यूटिलिटी गिर गई है, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिर गई हुई है तो कम प्राइस में मिलेगा तभी वो खाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में प्राइस गिरा तो ही डिमांड बढ़ी ना, तो इस वजह से प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन आई ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकंड पॉइंट करते हैं, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट डील्स विद चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो जब भी प्राइसेस में चेंज आते हैं तो रियल इनकम चेंज होती है। अब ये रियल इनकम क्या बीमारी है? रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। ठीक है, एंड इट इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल इनकम होती है, फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह है 50,000, तो आप 50,000 में से कितना पैसा खर्चे के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए निकालते हैं, उसे रियल इनकम कहते हैं। और जो आपकी 50,000 तनख्वाह है उसे मॉनेटरी इनकम या मनी इनकम कहते हैं। तो ये पॉइंट रियल इनकम से डील करता है। तो रियल इनकम बेसिकली क्या होती है? वो इनकम जो आपने खर्चे खुर्चे के लिए रखी हुई है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में मेजर की जाती है। ठीक है, तो जब भी मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं या गिरते हैं उससे आपके रियल इनकम पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए,
आपकी तनख्वाह है 50,000, 50,000 में से आप हमेशा सोचते हो कि 40,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं करना और 10,000 सेविंग कर लेंगे। तो अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गए तो आपके जो 40,000 है ये तो उतने के उतने रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, मगर अब 40,000 में कम सामान आएगा क्योंकि मार्केट में प्राइजेस बढ़ चुके हैं। तो इन टेक्निकल टर्म्स आपकी रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर गिर गई, तो आप कम डिमांड कर पाओगे ना गुड्स एंड सर्विसेज की, तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन हो गया ना। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस गिर जाता तो इसी 40,000 में आप ज़्यादा सामान खरीद सकते थे, इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर या रियल इनकम बढ़ जाती, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती। तो प्राइस और डिमांड में हो गया ना नेगेटिव रिलेशन, मगर नेगेटिव रिलेशन किस वजह से? इनकम इफेक्ट की वजह से, जो रियल इनकम के चेंज होने की वजह से, इसलिए इसका सेपरेट पॉइंट डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि सिंपल वर्ड्स में वो गुड्स जिसके सब्स्टिट्यूट्स हैं उसके प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होगा। सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में भी लिखा हुआ है ऊपर, वो भी मैं रीड ऑन कर लूँगा। मान लो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, पेप्सी एंड कोक। तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, तो अगर प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गया तो पेप्सी की जो डिमांड है वो गिर जाएगी। क्यों? लोग सारे के सारे कोक को खिसक जाएंगे, कोक पीना शुरू कर देंगे। और अगर पेप्सी सस्ती होगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कोक पी रहे थे वो फिर पेप्सी की डिमांड करने लग जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में जो गुड ज़्यादा सस्ता होता है कंज्यूमर उसी की तरफ भागता है, और जिसका प्राइस सेम रहता है उसको प्रेफर नहीं करता। सेम रहता है या बढ़ जाता है उसको प्रेफर नहीं करता, जिसका प्राइस गिर जाता है उसकी तरफ भागता है कंज्यूमर, जिसकी वजह से प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है। तो इसको मैंने टेक्निकल टर्म्स में लिखा हुआ है, इट डील्स विद चेंज इन रिलेटिव प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेटिव प्राइजेस मतलब पेप्सी और कोक के रिलेटिव प्राइजेस, दोनों में से जो सस्ता हुआ कंज्यूमर वही खरीदेगा। तो प्राइस रिलेटिव प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज़ ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, के क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेटिव प्राइजेस के चेंज होने पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स चीपर गुड खरीदना चाहता है फॉर गुड हुज प्राइस हैज़ नॉट ऑल्टर्ड एंड वाइस वर्सा, जिसके प्राइस या तो चेंज नहीं हुए या प्राइस बढ़े हैं तो वो चीपर गुड्स की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होगी। अब आप खुद सोचो, अगर कोई चीज़ ऐसी होती जिसकी डिमांड मतलब करनी है, जैसे मेडिसिन, तो अगर वो प्राइस बढ़ भी जाता और अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आपको तो खानी है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसी केस में लगता है जिसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ये फिर से वही बात आ गई कि कंज्यूमर ग्रुप का साइज भी डिमांड को असर डालता है। अगर आपको इनिशियली कोई चीज़ महंगी है और आप नहीं खरीद पा रहे, तो जैसे उस चीज़ का प्राइस गिर जाएगा तो जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत सारे आ जाएंगे जो पहले इस चीज़ को नहीं खरीद रहे थे, अब वो डिमांड करनी शुरू कर देंगे क्योंकि प्राइस सस्ती हो गई है। तो सिंपल वर्ड्स में यही हुआ ना, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जो महंगी चीज़ें हैं वहाँ से शिफ्ट होकर सस्ती चीज़ों पे भाग के चला जाता है, और जो चीज़ें पहले वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर वो सस्ता हो गया तो अब खरीदना शुरू कर देंगे, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड मैनी कंज्यूमर्स हु वर अनेबल, ये अनेबल नहीं लग रहा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, स्पीड में अनेबल मैंने यू जो है वो एन की तरह ही डाल दिया। अनेबल टू बाय द कमोडिटी एट प्रीवियस प्राइसेस, कि अगर प्रीवियस प्राइसेस पे वो नहीं खरीद पा रहे थे, विल स्टार्ट बाइंग दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी को वो उस प्राइस पे खरीदना शुरू कर देंगे। हेंस द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स राइज विच लीड टू मोर डिमांड। तो सिंपल वर्ड्स में कहता है कि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे सस्ता सामान मिल रहा है, जो पहले वो नहीं खरीद पाते थे अब वो खरीद पाएंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स आ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डिफरेंट यूजेस और ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब है कोई भी चीज़ जिसका एक से ज़्यादा इस्तेमाल है उसके प्राइस के चेंज होने से डिमांड में नेगेटिव असर पड़ता है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मिल्क। अगर प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ जाता है, मिल्क के डिफरेंट यूजेस है ना, अगर प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर मिल्क क्या होगी? गिर जाएगी, और मिल्क को आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम के लिए ही यूज़ करोगे। बच्चे बुच्चे को पिलाना है या कोई ख़ास मेहमान आ गया उसी को पिलाओगे, चाहे बाकियों को कहोगे चलो जी जाओ यहाँ से, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कहोगे, बिस्किट वगैरह रख लोगे, ये तो कहते नहीं है खैर मेहमानों को जाओ। तो अगर प्राइस ऑफ मिल्क गिर जाता है तो डिमांड फॉर मिल्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मिल्क के डिफरेंट यूज, आप कहोगे चलो ले लेते हैं फालतू, यहाँ नहीं तो वहाँ यूज़ कर देंगे, कर्ड हो जाएगा, लस्सी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो खीर हो जाएगी। तो
तो सिंपल वर्ड्स में वो चीज़ें जिनके डिफरेंट यूजेस हैं उनके प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर वो उनका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उनका यूज़ कम कर देते हो, और अगर उनका प्राइस गिर जाता है तो आप उनको ज़्यादा लेना शुरू कर देते हो कि कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल वो हो ही जाएंगी। तो सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है गुड्स लाइक मिल्क हैव डिफरेंट यूजेस। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर मे बाय मिल्क ओनली फॉर ड्रिंकिंग व्हेन इट्स प्राइस इज हाई एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर वो महंगा है तो सिर्फ दूध पीने के लिए लेगा और किसी काम के लिए नहीं लेगा। ऑन द अदर हैंड अगर इसका प्राइस लो है, अगर प्राइस लो है तो वो डिमांड ज़्यादा कर सकता है ताकि वो 10 जगह पे मतलब दूध का इस्तेमाल कर सके, और मतलब उसका इस्तेमाल बढ़ा देगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं, और अगर आपको समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।